हाँ जी, स्वागत है आप सभी का ब्रांड एकेडमी में। अपन पढ़ रहे थे पीजीवीपी की स्पेशल डिडक्शन। उसी सीरीज को आगे करते हुए आज की क्लास में हम देखेंगे एक और स्पेशल डिडक्शन के बारे में, जो कि स्पेसिफाइड बिजनेस से डील करती है। और सेक्शन है 35 एडी। 35 एडी में बताया गया है कि कुछ अगर आप बिजनेस ओपन करते हैं और वो स्पेसिफाइड बिजनेस की कैटेगरी में आते हैं तो इसके लिए आपको एक अलग से स्पेशल डिडक्शन दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सेक्शन 35 एडी, डिडक्शन टू स्पेसिफाइड बिजनेस। तो देखिए, गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, कुछ बिजनेस की कैटेगरी दे रखी है, कुछ बिजनेस प्रिस्क्राइब्ड कर रखे हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वो है 14 बिजनेस है। ऐसे गवर्नमेंट ने एक लिस्ट निकाल रखी है। और ये चलते 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 14 बिजनेस के बारे में गवर्नमेंट ने बता रखा है, जिनको गवर्नमेंट ने बोल रखा है कि अगर आप ये बिजनेस कर रहे हैं तो ये बिजनेस किस कैटेगरी में आएंगे, स्पेसिफाइड बिजनेस की कैटेगरी में आएंगे। किस कैटेगरी में आ जाएंगे, स्पेसिफाइड बिजनेस की कैटेगरी में आ जाएंगे। और अगर आपका बिजनेस स्पेसिफाइड की कैटेगरी में आ गया है तो फिर हम आपके लिए क्या देंगे, एक स्पेशल डिडक्शन लेकर आए हैं। एक स्पेशल डिडक्शन लेकर आए सेक्शन 35 एडी में। ठीक है। देखिए, गवर्नमेंट क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करती है, अगर आप ऐसा कोई भी बिजनेस करते हैं, ऐसा कोई भी बिजनेस करते हैं जिससे देश की इकोनॉमी क्या होगी, मजबूत होगी, तो वहां पे गवर्नमेंट क्या होती है, अलग अलग तरीके के बेनिफिट देती है। देखिए, हमारे यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो कम है। हमारा जो इंडियन इकोनॉमी है वो जो डिपेंड्स है वो सर्विस इंडस्ट्री पे डिपेंड है। हमारी जो इकोनॉमी सर्विस ओरिएंटेड इकोनॉमी है। तो अगर गवर्नमेंट चाहती है कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ज्यादा लगे, सबसे पहली चीज तो अगर आप ऐसा कोई भी बिजनेस करते हैं, ये पूरी इनकम टैक्स में आपको बार बार देखने को मिलेंगी ये चीजें, कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, या फिर आप ऐसा कोई बिजनेस करते हैं जिससे एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा, जिससे फॉरेन रिजर्व जो है वो हमारे पास ज्यादा होगा, तो अगर आप इस टाइप का बिजनेस करते हैं तो इनकम टैक्स में आपको है ना बहुत सारी बेनिफिट मिलती है, ना केवल इनकम टैक्स में, जीएसटी में। और हम यहाँ पे इनकम टैक्स और जीएसटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हम पढ़ते हैं। बाकी गवर्नमेंट इनको अलग अलग तरीके की भी क्या देती है, बेनिफिट देती है। लेकिन चूंकि हम यहाँ पे इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं तो हम इनकम टैक्स की स्पेशल बेनिफिट्स के बारे में ही बात कर रहे हैं। बाकी गवर्नमेंट अलग अलग तरीके के बेनिफिट ऐसी इंडस्ट्री को, ऐसे बिजनेस को देती है। उसी कड़ी में हम पढ़ेंगे सेक्शन 35 एडी। अब इनकम टैक्स में बेनिफिट देने के क्या है, गवर्नमेंट के कुछ तरीके हैं। इनकम टैक्स में बेनिफिट कैसे दे सकती है गवर्नमेंट, तो इनकम टैक्स में गवर्नमेंट क्या करती है, अलग अलग प्रोविजन गवर्नमेंट अलग अलग टाइम पे इंट्रोड्यूस करती है। जैसे कि कभी गवर्नमेंट बोलेगी कि आप फलाना फलाना बिजनेस करें, और इस बिजनेस से जो भी प्रॉफिट होगा आपका शुरू का 5 साल, ये फॉर एग्जाम्पल है, जी 10 साल भी हो सकता है, 15 साल भी हो सकता है, अलग अलग जगह पे कुछ भी हो सकता है। 5 साल आप जो भी प्रॉफिट अर्न करेंगे उस पे हम आपका कोई भी टैक्स नहीं ले। एक तरीका गवर्नमेंट का ये भी हो सकता है। एक गवर्नमेंट का तरीका ये है कि अगर आप, जैसा कि हम देखते हुए भी हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं अपने बिजनेस पे, तो वो भी हम क्या कर देंगे, आप पीएनएल अकाउंट में एक साथ क्या कर देना, उसको डेबिट कर देना। डेप्रिसिएशन हर साल, डेप्रिसिएशन के लिए वेट मत करना, एक साथ अपने पीएनएल अकाउंट में डाल देना उस खर्चे को। इससे क्या होगा, आपके प्रॉफिट कई सालों तक क्या रहेंगे, कम रहेंगे, क्योंकि उसमें अनएब्जॉर्ब पोर्शन भी रह जाता है, पूरा का पूरा जो है वो सेट ऑफ नहीं हो पाता प्रॉफिट के अगेंस्ट, तो उससे कई सालों तक बेनिफिट मिल जाता है अगर फर्स्ट ईयर में क्या कर देते हैं, अपने पूरे कैपिटल एक्सपेंडिचर को पीएनएल अकाउंट में डेबिट कर देते हैं। तो एक तरीका गवर्नमेंट का बेनिफिट देने का ये भी है। 35 एडी जो कि स्पेशल डिडक्शन की बात करता है, डिडक्शन की बात करता है, तो उस केस में हम इसी डिडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि खर्चों पे क्या डिडक्शन यहाँ पे गवर्नमेंट आपको दे देगी 35 एडी में। इस और कौन कौन से ऐसे बिजनेस हैं, तो बिजनेस को हम बाद में देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे बिजनेस है। अभी के लिए हम बोल सकते हैं कि स्पेसिफाइड बिजनेस है, तो स्पेसिफाइड बिजनेस है तो क्या बेनिफिट देगी गवर्नमेंट आपको। तो गवर्नमेंट ने बोला कि अगर आप स्पेसिफाइड बिजनेस करते हैं तो आप उस पे जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे, आप उस पे जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे वो 100% अलाउड होगा। अलाउड का मतलब 100% आप उसी साल, जिस साल आपका बिजनेस कमेंस हुआ है, जिस साल आपका क्या हुआ है, बिजनेस कमेंस हुआ है।
उसी साल क्या कर देना, अपने पीएनएल अकाउंट में चार्ज कर देना। ठीक है, 100% कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउड कर देंगे हम आपका। एक्सेप्ट, जैसे कि हम पहले भी देखते हैं, लैंड पे कभी भी गवर्नमेंट क्या नहीं करती, कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं करती। रीजन क्या होता है वो हमने पिछली क्लास में देख लिया था। इसके अलावा यहाँ पे जो एडिशनल जो चीज दे रखी है वो है गुडविल। अगर आप गुडविल पे कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं तो उसकी डिडक्शन आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी, वो आप राइट ऑफ, वो आप पीएनएल में एक साथ डेबिट नहीं कर सकते। तीसरी चीज है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, अगर आपने इस पे कोई कैपेक्स किया है, कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर इस पे किया है, तो वो भी आप एक साथ पीएनएल अकाउंट में डेबिट नहीं कर पाएंगे। अब जैसे गुडविल है, गुडविल में एक साथ पीएनएल अकाउंट में डेबिट नहीं कर पाऊंगा, तो क्या सेक्शन 32 का बेनिफिट मिल जाएगा? हाँ, सेक्शन 32 का बेनिफिट आप यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, तो सेक्शन 32 के हिसाब से गुडविल को क्या कीजिएगा, राइट ऑफ कर दीजिएगा। लेकिन 35 AD के हिसाब से आप एक साथ गुडविल में जो खर्चा किया है उसको डेबिट नहीं कर सकते पीएनएल अकाउंट में। ठीक है, तो देखिए गवर्नमेंट क्या बोलना चाह रही है यहाँ पे इस सेक्शन के माध्यम से, और ये इस चीज के माध्यम से गवर्नमेंट ये बोलना चाह रही है कि आप क्या करेंगे, एक बिजनेसमैन पैसा लगाएगा यहाँ पे, कैपिटल बिजनेस में इंट्रोड्यूस होगी। ठीक है, इसके बाद ये पैसा कहाँ लगाएगा, फिक्स्ड एसेट्स में। फिक्स्ड एसेट्स के अंदर ही हमारी क्या आ जाती है, गुडविल आ जाती है। इस तरीके से पैसा बिजनेस में लगाएगा। कई बार क्या होता है इन्वेस्टमेंट्स में भी, आपने देखा होगा बैलेंस शीट में एक आइटम आता है एसेट्स में ही, इन्वेस्टमेंट्स। और ये करंट इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, क्योंकि हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट बोलना चाह रही है कि ये जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है ना, इसके लिए हम ये बेनिफिट नहीं लाए, हम ये बेनिफिट आपके लिए इसलिए लाए हैं कि आप जो खर्चा करें वो इन बिजनेस में करें। आपने तो इन्वेस्टमेंट कर दिया उस पैसे का, तो उसकी डिडक्शन हम आपको नहीं देंगे। हम आपको जो डिडक्शन देंगे वो आपने इस बिजनेस में जो कैपिटल लगाई है उसका बेनिफिट हम आपको देंगे। तो इसलिए इसका बेनिफिट आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ ये जो गुडविल पे आप गुडविल परचेज करते हो किसी से, तो उस पे जो खर्चा कर रहे हो, गुडविल परचेज करने का मतलब क्या है, गुडविल परचेज करने का ये मतलब ये है कि आपने किसी का सेट बिजनेस, आपने किसी का सेट बिजनेस परचेज किया है और उसकी गुडविल आपने एक्वायर्ड कर ली है। तो इससे देश की इकोनॉमी में कैसे फायदा होगा, होगा ही नहीं, क्योंकि ये तो बिजनेस पहले से ही चला हुआ आ रहा था। ये बिजनेस तो पहले से ही चला हुआ आ रहा था, इस पे आपने इसको एक्वायर किया, अच्छा खासा बिजनेस एक्वायर किया, गुडविल भी थी उसकी, तभी आपने गुडविल एक्वायर करी। उससे कोई एडिशनल रिसोर्स, कोई एडिशनल बिजनेस तो जुड़ेगा नहीं, वो तो एग्जिस्टिंग बिजनेस ही आपने एक्वायर किया है। तो उसके लिए हम आपको कैपेक्स का खर्चा वो है वो अलाउड नहीं करेंगे, 35 AD का बेनिफिट उसके लिए नहीं है। सवाल दूसरा ये उठता है कि ये जो खर्चा है, ये जो खर्चा है वो कब होना चाहिए। तो अगर ये खर्चा हुआ है ऑन और आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, ऑन और आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, तो आप पीएनएल अकाउंट में जब भी आपका खर्चा हो तब डेबिट कर सकते हैं। जब भी आपने खर्चा किया हो अपना पीएनएल अकाउंट तब डेबिट कर देना। लेकिन अगर ये खर्चा बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का है, तो अगर आपने कोई कैपेक्स किया है सेक्शन 35 AD के में स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए और वो बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस किया है, तो अगर आपने वो खर्चा बिफोर कमेंसमेंट कर दिया, तो जिस दिन आपने बिजनेस स्टार्ट किया, जिस दिन आपने बिजनेस स्टार्ट किया, आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उस खर्चे को क्या कर दिया था, कैपिटलाइज कर दिया था। कैपिटलाइज्ड एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जब आपने पहले वो खर्चा कैपेक्स में लगाया, जो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर किया था बिजनेस स्टार्ट होने से पहले, तो जैसे ही बिजनेस स्टार्ट होगा, अगर आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपने उस खर्चे को दिखा दिया, कैपिटलाइज कर दिया, जैसे कि आपने कोई बिल्डिंग परचेज करी थी बिजनेस शुरू होने से पहले और अपनी बैलेंस शीट में उस बिल्डिंग को दिखा दिया, तो बस ये हो गया कैपिटलाइज, कि आपने कैपिटलाइज कर दिया। ठीक है, तो जब आप कैपिटलाइज कर देंगे उसको, तब आपको उस खर्चे की भी क्या मिल जाएगी, डिडक्शन मिल जाएगी। उसी साल आप पीएनएल अकाउंट डेबिट कर देना जिस साल आपका बिजनेस क्या हो, कमेंस हुआ हो, स्टार्ट हुआ हो। तो स्पेशल स्पेशल डिडक्शन क्या हुई 35 AD में, कि जो भी आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे, जो भी आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे वो 100% आप उसी साल क्या कर देना, अपने पीएनएल अकाउंट में डेबिट कर देना।
अपने पीएनएल अकाउंट में क्या कर देना, डेबिट कर देना, सिवाय लैंड, गुडविल और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के। लैंड तो हम पहले भी देखते हैं सेक्शन 35 हो, उसमें भी अलाउड नहीं था लैंड का, तो यहाँ भी लैंड का अलाउड नहीं होगा, और लैंड का कभी भी अलाउड नहीं होता है कैपेक्स। गुडविल का रीजन हमने देख लिया कि गुडविल और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में गवर्नमेंट की डिडक्शन क्यों नहीं देगी। तो तीन चीजें, लैंड, गुडविल और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, इन पे आप कैपेक्स करोगे तो वो अलाउड नहीं होगा। इसके अलावा आप जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे वो सब अलाउड हो जाएगा, उसी साल पीएनएल अकाउंट में क्या कर दीजिएगा, डेबिट कर दीजिएगा। देखिए गवर्नमेंट आपको इतनी बेनिफिट दे रही है तो गवर्नमेंट साथ में ये भी चाहती है कि आप ये जो बिजनेस करें ना, ये न्यू बिजनेस होना चाहिए। आप जो बिजनेस करेंगे ना वो न्यू बिजनेस होना चाहिए, ये नहीं कि आपने कोई रीस्ट्रक्चर कर लिया किसी बिजनेस को। आपने क्या कर दिया, रीस्ट्रक्चर। रीस्ट्रक्चर का मतलब क्या है, आप आपकी पहले से ही कोई पार्टनरशिप फर्म है, आपकी पहले से कोई पार्टनरशिप फर्म है जो कि बिजनेस कर रही है, जो ऐसा बिजनेस जो स्पेसिफाइड की कैटेगरी में आ गया। अब आपने देखा यार ये बिजनेस तो स्पेसिफाइड कैटेगरी में आ गया, ये बिजनेस तो स्पेसिफाइड की कैटेगरी में आ गया। आपने क्या किया, पार्टनरशिप फर्म को कंपनी में तब्दील कर लिया और बोला कि हमने क्या लगाया है, ये बिजनेस लगा दिया, और हमें भी स्पेसिफाइड बिजनेस की कैटेगरी का फायदा चाहिए, सेक्शन 35 एडी का फायदा चाहिए। गवर्नमेंट ने बोला कि अगर आप इस तरीके से काम करेंगे तो हम आपको बेनिफिट नहीं देंगे, रीस्ट्रक्चरिंग नहीं होनी चाहिए। यानी कि टोटली बिजनेस कैसा होना चाहिए, न्यू बिजनेस होना चाहिए आपका। टोटली बिजनेस कैसा होना चाहिए, न्यू बिजनेस होना चाहिए, तभी हम आपको 35 एडी का बेनिफिट देंगे। साथ ही साथ उसमें जो आप प्लांट एंड मशीनरी लगाएंगे वो भी कैसे होनी चाहिए, न्यू प्लांट एंड मशीनरी होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी परचेज किया हो। तो आप न्यू प्लांट एंड मशीनरी परचेज करेंगे ना, जब आप न्यू प्लांट एंड मशीनरी परचेज करेंगे तो ही हम आपको इस सेक्शन का बेनिफिट देंगे। ठीक है। अब न्यू प्लांट एंड मशीनरी में कुछ एक्सेप्शन है, जहां पे ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी भी चलेगी, जहां पे ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी भी चलेगी। अब वो एक्सेप्शन क्या है, वो एक्सेप्शन ये है कि वो प्लांट एंड मशीनरी जो है ना, वो प्लांट और मशीनरी इंपोर्ट होनी चाहिए इंडिया में फर्स्ट टाइम, मतलब इंपोर्ट होनी चाहिए इंडिया में। मतलब आपने किसी दूसरे देश से ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी भारत में मंगाई है, और उस पे इनकम टैक्स एक्ट में कोई भी बेनिफिट, इनकम टैक्स एक्ट में कोई भी बेनिफिट आज तक नहीं लिया हो, आज तक किसी ने उस पे इनकम टैक्स एक्ट में बेनिफिट नहीं लिया हो, ना तो सेक्शन 32 का, ना ही किसी और प्रोविजन का। ना तो सेक्शन 32 का, ना ही किसी और प्रोविजन का बेनिफिट लिया हो, इंपोर्ट हुई हो इंडिया में। और तीसरी कंडीशन ये है कि आप क्या हो, फर्स्ट यूजर होने चाहिए उस प्लांट एंड मशीनरी के। आप क्या होने चाहिए, फर्स्ट यूजर होने चाहिए उस प्लांट एंड मशीनरी के इंडिया में। तो हम आपको इस तरीके की ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी को भी हम क्या मान लेंगे, न्यू प्लांट एंड मशीनरी मान लेंगे। इस तरीके की ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी को भी क्या मान लेंगे, न्यू प्लांट एंड मशीनरी मान लेंगे। देखो गवर्नमेंट ने बोला कि आपका बिजनेस होना चाहिए, न्यू बिजनेस होना चाहिए, आपकी प्लांट और मशीनरी न्यू होनी चाहिए। लेकिन अगर आप ऐसी प्लांट एंड मशीनरी परचेज कर रहे हो जो ओल्ड है, लेकिन वो इंपोर्ट करी इंडिया में, उस पे इंडिया में कोई भी बेनिफिट नहीं लिया सेक्शन 32 में, और आप फर्स्ट यूजर होने चाहिए इंडिया में उसके, तब हम आपको ऐसी ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी को भी क्या मान लेंगे, न्यू प्लांट एंड मशीनरी मान लेंगे। ठीक है। ये था पहला एक्सेप्शन। दूसरा एक्सेप्शन क्या है, दूसरा एक्सेप्शन ये है कि अगर इंडिया में भी ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी आप परचेज कर रहे हो, ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी परचेज कर रहे हो, या फिर एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस में ट्रांसफर कर रहे हो, माना एक बिजनेस था मेरा, एक बिजनेस था, मैंने क्या किया, उस बिजनेस से कुछ प्लांट एंड मशीनरी अपने स्पेसिफाइड बिजनेस में ट्रांसफर कर दिए, तो मैं ऐसा ट्रांसफर नहीं कर सकता। लेकिन गवर्नमेंट ने बोला अगर ऐसा ट्रांसफर, अगर ऐसा ट्रांसफर जो है वो 20% ही है, ऐसा ट्रांसफर 20% ही है किसका, ऑफ टोटल प्लांट एंड मशीनरी का, ऑफ टोटल प्लांट एंड मशीनरी का, तो इस केस में भी, इस केस में भी ये जो ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी है ये अलाउड होगी 20% तक। कि वैसे फर्स्ट कंडीशन में गवर्नमेंट ने बोले न्यू प्लांट एंड मशीनरी होनी चाहिए,
लेकिन अगर आप इस तरीके से ट्रांसफर कर रहे हो और वो प्लांट एंड मशीनरी, पूरी प्लांट एंड मशीनरी का 20% ही है, तो उस केस में भी हम आपको डिडक्शन दे देंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे किसी एसएससी ने स्पेसिफाइड बिजनेस ओपन किया और उसने न्यू प्लांट एंड मशीनरी परचेज किए 100 करोड़ के, ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी, लेकिन जो फर्स्ट टाइम इंपोर्ट हुआ इंडिया में, यानी इस टाइप का परचेज किया है, वो किया है 100 CR का। ओल्ड में दूसरी कैटेगरी जो है वो एक बिजनेस से इंडिया में ही, जिसपे डेप्रिसिएशन भी आप ले रहे हो, चाहे दूसरे बिजनेस में ट्रांसफर कर रहे हो, और वो ट्रांसफर कर रहे हो 30 CR का, तो क्या 35 AD का बेनिफिट मिल जाएगा क्या? चलिए देखते हैं। न्यू प्लांट एंड मशीनरी होने चाहिए 100 करोड़ के, ठीक है। फर्स्ट टाइम इंपोर्ट है तो इसको भी क्या मान लेंगे? न्यू मान लेंगे। फर्स्ट टाइम इंपोर्ट के साथ साथ मैं तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड की बात कर रहा हूँ, तो इसको भी क्या मान लेंगे? न्यू मान लेंगे, यानी न्यू हो गई आपके 200 करोड़ की। ट्रांसफर आपने की 30 करोड़ की, तो यानी टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया प्लांट एंड मशीनरी में? 230 करोड़। कितना हो गया? 230 करोड़। अब 230 का 20% निकालेंगे, तो ये आएगा 46 करोड़। इतने तक का आप ट्रांसफर कर सकते हो एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस में। यहाँ पे जो ट्रांसफर किया है वो 30 CR का किया है, यानी कि ये 35 AD में अलाउड होगा, यानी कि ये 35 AD में अलाउड होगा। अगर आप इस 30 CR की जगह 50 CR एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस में ट्रांसफर करते, तो आप 35 AD का कोई भी बेनिफिट यहाँ पे नहीं ले पाते, क्योंकि आप इस कंडीशन को, इस लिमिट को ब्रीच कर देते हैं, जो कि 46 करोड़ की कैपिंग लगा देती है। कितने की कैपिंग लगा रही है? 46 करोड़ की। अगर इसके ऊपर आप ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी अपने बिजनेस में ला रहे हो, तो फिर 35 AD का कोई भी बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। ये बात ध्यान रखें, फिर आप 35 AD क्लेम ही नहीं कर सकते। तो ये समझ में आया, न्यू बिजनेस होना चाहिए और न्यू प्लांट एंड मशीनरी होनी चाहिए। अगर आपने कोई भी, अगली कंडीशन देखते हैं, अगर आपने कोई भी एसेट, प्लांट एंड मशीनरी जो परचेज करी है, उसका लॉक इन पीरियड है, उसका लॉक इन पीरियड है 8 साल। 8 साल तक अगर आपने कोई भी बेनिफिट ले लिया 35 AD में, तो आप 8 साल तक उसको लॉक इन रखना पड़ेगा, उसको बेच नहीं सकते, ना ही किसी दूसरे बिजनेस में ट्रांसफर कर सकते। केवल आपको उसी स्पेसिफाइड बिजनेस में क्या करना पड़ेगा? उसको यूज करना पड़ेगा। आप दूसरे बिजनेस में भी नहीं यूज कर सकते और ना ही आप इसको बेच सकते हैं 8 साल तक। अगर आप ऐसा करेंगे तो जितनी डिडक्शन आपने दी वो सारे की सारी क्या मान ली जाएगी? प्रॉफिट हो गया। सारा का सारा नहीं माना जाएगा। आइए देखते हैं कितना माना जाएगा। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो उस केस में जो भी आपकी वैल्यू आएगी, जो भी आपकी एसेट की कॉस्ट है, जो भी आपकी एसेट की कॉस्ट है, उसमें माइनस करेंगे हम डेप्रिसिएशन। ही मानते हो कि नॉर्मल बिजनेस में यूज आ रही थी, और जो वैल्यू आएगी उसको आपका क्या मान लिया जाएगा? डीम्ड प्रॉफिट मान लिया जाएगा। डीम्ड प्रॉफिट होगा फिर आपका ये। मतलब अगर आप 8 साल से पहले, अगर आप 8 साल से पहले अपने नॉर्मल बिजनेस में इस एसेट को ट्रांसफर कर रहे हैं, नॉर्मल बिजनेस में इस एसेट को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उस केस में जो भी कॉस्ट होगी उस पर तब तक का डेप्रिसिएशन जो अलाउड होता, अगर आप उसको नॉर्मल बिजनेस में ही रखते उस एसेट को, 32 के हिसाब से जो भी डेप्रिसिएशन बनता वो माइनस होगा, जितनी वैल्यू बचेगी, यानी जो भी यहाँ पे 32 माइनस करने के बाद जो वैल्यू आई उसको आपका प्रॉफिट मान लिया जाएगा, और ये आपकी पीजीबीपी की क्या बन जाएगी? इनकम बन जाएगी। ये आपकी पीजीबीपी की क्या बन जाएगी? इनकम बन जाएगी। तो आपको क्या करना है? 8 साल तक इसको ट्रांसफर नहीं करना है, करोगे तो परिणाम ये है। अगर आप 8 साल से पहले ट्रांसफर करोगे तो उसका रिजल्ट जो रहेगा वो ये रहेगा। ठीक है। ध्यान रखिए, ये जो 8 साल जो शुरू होंगे, ये कहां से शुरू होंगे? फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ द प्रीवियस ईयर। फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच सच एसेट वाज एक्वायर्ड।
जनरली ये एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर होता है। अगर आपने 33 AB की मेरी वीडियो देखी है या कभी भी पढ़ा है, तो 33 AB जो हम पढ़ते हैं, टी कॉफी रबड़ बोर्ड वाला, उसमें ये जो उसमें भी 8 साल का लॉक इन है, लेकिन वो लॉक इन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? वो हो रहा है एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर से। यहाँ पे 35 AD में ये 8 ईयर्स कहाँ से है? बिगिनिंग ऑफ द प्रीवियस ईयर से। ठीक है, तो फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच सच एसेट वाज एक्वायर्ड, तब तक आपको क्या रखना है? इसको उसी बिजनेस में यूज करना है, उसी बिजनेस में क्या करना है? यूज करना है। अगला पॉइंट, अगर आपको स्पेसिफाइड बिजनेस में लॉस होता है, अगर आपको किसी स्पेसिफाइड बिजनेस में क्या होता है? लॉस होता है, तो उस लॉस को आप ऑफसेट जो कर सकते हैं, उस लॉस को जो आप ऑफसेट कर सकते हैं, वो स्पेसिफाइड बिजनेस के प्रॉफिट से ही कर सकते हैं। स्पेसिफाइड बिजनेस के प्रॉफिट से ही कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी लॉस स्पेसिफाइड बिजनेस से हो रहा है, तो आप उसको जो ऑफसेट कर पाएंगे वो स्पेसिफाइड बिजनेस के प्रॉफिट से ही कर पाएंगे। नॉर्मल बिजनेस से आप उस लॉस को ऑफसेट नहीं कर पाएंगे। ये चीज आप डिटेल में जब पढ़ेंगे तो कैरी एंड फॉरवर्ड का जो चैप्टर होता है उसमें डिटेल में ये चीज आती है। कोई डबल बेनिफिट नहीं लेंगे, ये तो आपको थंब रूल बना लो इनकम टैक्स का, कि आपको एक ही चीज के लिए दो बेनिफिट नहीं मिलेंगे। तो आप जब इस बार 35 AD का बेनिफिट ले लोगे, तो आपको इनकम टैक्स के जो और प्रोविजन में बेनिफिट मिलते हैं, फॉर एग्जांपल सेक्शन 32 का बेनिफिट, वो नहीं मिलेगा। इसके अलावा गवर्नमेंट और भी जो है वो बेनिफिट देती है, जैसे कि सेक्शन 10AA का बेनिफिट देती है गवर्नमेंट, वो नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट इनकम बेस्ड डिडक्शन देती है 80 IA से 80 RRB तक, वो आपको बेनिफिट नहीं मिलेंगे अगर आप 35 AD का बेनिफिट ले लेते हो। तो ये टाइम पे आप जब आपका टाइम आएगा, जब तब इन सभी सेक्शंस को आपको पढ़ने होंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ध्यान रखेंगे कि कोई भी डबल बेनिफिट इनकम टैक्स में नहीं मिलेगा। 35 AD का बेनिफिट अगर आपने ले लिया, तो फिर ये बेनिफिट्स भूल जाइए आप। जैसे कि मैंने बताया कि गवर्नमेंट बोलती है कि आप शुरू के 5 साल तक जो भी प्रॉफिट होगा उस पर टैक्स मत दीजिए, तो वो सब इन्हीं सेक्शंस में कवर्ड होंगे। फिर वो बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, आपने डिडक्शन इतनी क्लेम कर ली है। साथ ही साथ ये जो बेनिफिट मिलेगा 35 AD का, ये ओल्ड रिजाइम में ही अवेलेबल है, न्यू रिजाइम में अवेलेबल नहीं है। केवल ओल्ड रिजाइम में ही अवेलेबल होगा 35 AD का बेनिफिट, न्यू रिजाइम में ये अवेलेबल नहीं होगा। अब ऐसे स्पेसिफाइड बिजनेस कौन कौन से हैं जहां पे गवर्नमेंट ये बेनिफिट दे रही है? देखिए, आपको पूरी लिस्ट तो रटने की जरूरत है नहीं। पहली चीज तो आपका क्वेश्चन सीधे यहां से ही बन सकता है कि ये स्पेसिफाइड बिजनेस है, तब आपके लिए कोई अलग से बिजनेस बताएंगे नहीं, केवल ये स्पेसिफाइड बिजनेस बोलेंगे तो आप समझ जाना कि 35 AD की बात हो रही है। इसके अलावा अगर आपको मोटा मोटी याद रखना है, तो उसको आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि सबसे पहले तो गवर्नमेंट जो है वो स्टोरेज की जो फैसिलिटी आप बनाते हैं, स्टोरेज की जो फैसिलिटी होती है उस पे ये बेनिफिट देती है। अगर आप स्टोरेज की फैसिलिटी क्या करते हो? ऑपरेट करते हो। अगर आप स्टोरेज की फैसिलिटी ऑपरेट करते हो, तो चाहे वो कोल्ड चेन के रूप में हो, कोल्ड चेन, एग्रीकल्चरल वेयर हाउस, कोल्ड चेन स्टोरेज अगर आप बनाते हो और ऑपरेट करते हो उसको, एग्रीकल्चरल वेयर हाउस अगर आप बनाते हो, तो उनको हम स्पेसिफाइड बिजनेस की कैटेगरी में मानते हैं। शुगर कैन के लिए अगर आप स्टोरेज फैसिलिटी देते हो, ठीक है, तो स्टोरेज फैसिलिटीज के लिए, स्टोरेज फैसिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया में आपको पता होगा बहुत सारी जो हमारी क्रॉप्स हैं वो इसलिए ही वेस्ट हो जाती है कि प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी अवेलेबल नहीं रहती। मंडी में ऐसे ही गेहूं वगैरह जो है वो सड़ सड़ जाते हैं और वेस्ट हो जाते हैं। तो प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटीज देश के लिए जरूरी है, ताकि हम इसको स्टोर कर पाए, उसका यूज लंबे समय तक कर पाए, टाइम आने पर उसका एक्सपोर्ट कर दें। तो गवर्नमेंट ऐसी अगर आप फैसिलिटी बिल्ड कर रहे हो और उसको ऑपरेट कर रहे हो, तो उस केस में उसको स्पेसिफाइड बिजनेस की कैटेगरी में मानेंगे और 35 AD का बेनिफिट हम यहाँ पे दे देंगे। इसके अलावा भारत जिन चीजों का एक्सपोर्ट कर रहा है,
जैसे बी कीपिंग, अगर आप बी कीपिंग में कर रहे हो एंड प्रोडक्शन ऑफ हनी, बी कीपिंग कर रहे हो, मधुमक्खी पालन कर रहे हो और हनी का प्रोडक्शन कर रहे हो, तो उस केस में भी वो बिजनेस जो है वो 35 AD की कैटेगरी में आ जाएगा, क्योंकि भारत शहद का जो क्या है एक्सपोर्टर है। इसके अलावा अगर आप हॉस्पिटल बना रहे हो, अगर आप हॉस्पिटल बना रहे हो उसको ऑपरेट कर रहे हो, इंडिया में अगर आप हॉस्पिटल बना रहे हो और उसकी कैपेसिटी कम से कम कितनी है, 100 बेड की कैपेसिटी है, उसमें 100 बेड्स हैं, तो वो ऐसे हॉस्पिटल जो हैं, ऐसे हॉस्पिटल्स जो हैं उनको स्पेसिफाइड बिजनेस की कैटेगरी में हम बोल सकते हैं। टूरिज्म इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा इकोनॉमी का जो है वो माध्यम है। तो टूरिज्म के लिए अगर आप 2 स्टार और अबव होटल बिल्ड ऑपरेट कर रहे हो, 2 स्टार एंड अबव कैटेगरी के अगर आप होटल बना रहे हो, उसको ऑपरेट कर रहे हो, तो उस केस में ऐसी होटल्स के को भी 35 AD का बेनिफिट हम यहाँ पे दे देंगे। आपने अफोर्डेबल हाउसिंग के बारे में सुना होगा। अफोर्डेबल हाउसिंग के बारे में क्या है, सुना होगा। अफोर्डेबल हाउसिंग आज की जरूरत है, गवर्नमेंट काफी इन्वेस्टमेंट भी इसके ऊपर कर रही है। तो अगर आप ऐसी कोई स्कीम लेके आ रहे हो जो अफोर्डेबल हाउसिंग में आती है, तो उस केस में उस बिल्डर को भी 35 AD का बेनिफिट क्या है यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मजबूत कर रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में भागीदारी दे रहे हो, ऐसा कोई बिजनेस कर रहे हो जैसे कि रोड बना रहे हो, टोल टोल प्लाजा बना रहे हो, हाईवे बना रहे हो, ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा इससे देश का। तो अगर आप इस तरीके के बिजनेस कर रहे हो तो भी हम वहाँ पे 35 AD का क्या दे देंगे, बेनिफिट दे देंगे। यानी मोटा मोटी अगर बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में हो, बड़ी बड़ी चीजें कर रहे हो, तो उस केस में हम क्या देंगे आपको, 35 AD का बेनिफिट देंगे। अगर आप क्रॉस कंट्री पाइपलाइन क्रॉस कंट्री पाइपलाइन डाल रहे हो, किसके लिए, क्रूड ऑयल के लिए, पेट्रोलियम के लिए। क्रॉस कंट्री पाइपलाइन क्या होती है, दो कंट्री के बीच की में पाइपलाइन जिसके थ्रू क्रूड ऑयल एक देश से दूसरे देश में, पेट्रोल एक देश से दूसरे देश में आता है, तो उसको हम बोलते हैं क्रॉस कंट्री पाइपलाइन। तो अगर आप इंडियन कंपनी हो, इसके लिए स्पेसिफाइड है कि केवल इंडियन कंपनी ही ऐसा कर सकती है। अगर आप इंडियन कंपनी हो और क्रॉस कंट्री पाइपलाइन डाल रहे हो, तो उस केस में आप उस बिजनेस के लिए क्या कर सकते हो, 35 AD का बेनिफिट ले सकते हो। तो ये मोटा मोटी आपके बिजनेस है जो इसमें कवर्ड होते हैं। एक बार हम इनकी रीडिंग भी लगा लेते हैं। तो देखिए, सेटिंग अप एंड ऑपरेट ए कोल्ड चेन फैसिलिटी, वो स्टोरेज की बात हो गई। आप क्या कर रहे हो, सेटिंग अप यानी उसको लगा रहे हो और उसको ऑपरेट भी कर रहे हो, दोनों काम कर रहे हो। ये नहीं केवल लगा के आपने किराए पे दे दिया, उसको ऑपरेट कोई और कर रहा है, तो ना तो आपको बेनिफिट मिलेगा, ना जो वो ऑपरेट कर रहा है उसको बेनिफिट मिलेगा। आप सेटअप और ऑपरेट दोनों करोगे। हालांकि इतने डीप चीजें नहीं आती हैं, आपको बस मोटा मोटी याद रखना है कौन सा बिजनेस कवर्ड है। और अगर आप स्पेसिफाइड बिजनेस के नाम से भी बोलोगे ना, तो कई बार केवल उतना ही पूछता है कि स्पेसिफाइड बिजनेस में एंगेज्ड है। ठीक है, तो अगर आपको एज इट इज लाइन भी याद नहीं होनी ना, सेटअप भी करना है, ऑपरेट भी करना है, तो इतनी वो भी लेने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल आप एक बार इसको रीडिंग रीडिंग लगा सकते हो तो काम चल जाएगा आपका। कोल्ड चेन फैसिलिटी, फिर सेटअप एंड ऑपरेट ए वेयर हाउस फैसिलिटी, तो वही हो गई, स्टोरेज हो गई, दोनों चीजें क्या हो गई, स्टोरेज हो गई, कोल्ड चेन भी और वेयर हाउस भी। फिर लेइंग एंड ऑपरेट क्रॉस कंट्री नेचुरल गैस और क्रूड और पेट्रोलियम ऑयल पाइपलाइन। तो क्रॉस कंट्री पाइपलाइन अगर आप डाल रहे हो, तो उस केस में भी आप 35 AD में कवर्ड हो जाओगे। 2 स्टार और अबव कैटेगरी होटल अगर आप बना रहे हो, बिल्ड कर रहे हो और ऑपरेट कर रहे हो, यानी आपको ही बनानी है और आपको ही ऑपरेट करनी है, तो उस केस में भी आप ये बेनिफिट ले सकते हो। हॉस्पिटल बना रहे हो जिसमें कम से कम 100 बेड्स है, जिसमें कम से कम 100 बेड्स है पेशेंट के लिए, वो इसमें कवर्ड हो जाएगा। अगर आप कोई स्लम रीडेवलपमेंट और रिहेबिलिटेशन हाउसिंग प्रोजेक्ट रन कर रहे हो, अगर आप कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट ऐसा रन कर रहे हो जो स्लम रिडेवलपमेंट में आता है, तो उस केस में भी ये आपका कवर्ड हो जाएगा। इसके अलावा जो हाउसिंग प्रोजेक्ट है अंडर स्कीम ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग, तो अफोर्डेबल हाउसिंग में आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो वो फर्टिलाइजर फर्टिलाइजर बहुत
बड़ी नीड है इंडिया की, फर्टिलाइजर्स। तो अगर आप फर्टिलाइजर का प्रोडक्शन कर रहे हो तो इसमें कवर्ड हो जाओगे। बी कीपिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ हनी एंड बीज वैक्स, बीज वैक्स भी इसी मतलब बी कीपिंग के अंदर ही कवर्ड होता है, उसी से बीज वैक्स भी आता है, जिसका जो है वो पेट्रोलियम जेली में यूज किया जाता है। तो सॉरी, वैसलीन में यूज किया जाता है। वैसलीन में एक तो पेट्रोलियम जेली यूज की जाती है और एक बीज वैक्स यूज किया जाता है। तो ये चीजें कवर्ड हो जाएंगी। वेयर हाउस फैसिलिटी फॉर स्टोरेज ऑफ शुगर, यानी स्टोरेज 3 बार आ गया अगर आपने देखा हो तो। कोल्ड चेन फैसिलिटी, वेयर हाउस फॉर एग्रीकल्चर और वेयर हाउस फॉर शुगर, 3 बार वेयर हाउस आ गया। हॉस्पिटल, होटल, क्रॉस कंट्री पाइपलाइन, हाउसिंग प्रोजेक्ट 2 बार आ गया, एक बार स्लम रिहेबिलिटेशन वाला और एक अफोर्डेबल हाउसिंग वाला। ठीक है। स्लरी पाइपलाइन, लेइंग एंड ऑपरेटिंग है स्लरी पाइपलाइन। स्लरी पाइपलाइन क्या होती है? आयरन ओर के लिए, जैसे क्रूड ऑयल के लिए पेट्रोलियम पाइपलाइन होती है, वैसे आयरन ओर के लिए, आयरन ओर के लिए क्या होती है? स्लरी पाइपलाइन होती है। तो अगर आप वो लगा रहे हो। सेमी कंडक्टर वाटर फैब्रिकेशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है आपकी, तो इसमें आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा। अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी इंडियन कंपनी के द्वारा लगाई जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी इंडियन कंपनी के द्वारा लगाई जा रही है, तो उस केस में भी आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा। इतना अगर आपको सारे के सारे बिजनेस भी याद नहीं होते तो ऊपर ऊपर से बस ये रखिएगा, जहाँ पे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो रहा है, जहाँ पे देश की इकोनॉमी मजबूत हो रही है, उस जगह सबसे पहले स्टोरेज के 3 पॉइंट, उसके बाद हॉस्पिटल होटल 5 पॉइंट, तो यही हो गए। फिर 2 हाउसिंग वाले हो गए, 2 स्लरी पाइपलाइन और क्रूड ऑयल पाइपलाइन, 2 वो हो गए। इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, वाटर फैब्रिकेशन हो गया और बी कीपिंग हो गया। तो ये लगभग मतलब इस तरीके से आप 1-2 बार देखोगे तो आपको याद हो जाएंगे। ठीक है। बाकी प्रोविजन हमने इसके सारे कर ही लिए हैं, जितने आपके लिए रेलिवेंट है वो सब हमने यहाँ पे कर लिया है। ये चीज, एक चीज आपको पता ही होगी कि अगर आप कोई जो जो ये मैं इसलिए बार बार नहीं बताता कि क्योंकि ये आप 32 में जब आपने पढ़ा होगा डेप्रिसिएशन तब आपने कर लिया होगा कि अगर आप कोई भी ऐसा पेमेंट करते हो जो 10,000 रुपए से ज्यादा है और वो कैश में कर रहे हो, तो ऐसा जो खर्चा कर रहे हो उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं मानते, उसको हम एक्सपेंडिचर नहीं मानेंगे, तो उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो 10,000 रुपए से ज्यादा की वो आप जो भी प्लांट एंड मशीनरी परचेज कर रहे हो, अगर वो अकाउंट पे चेक के थ्रू ही करोगे, अगर वो अकाउंट पे चेक के थ्रू या ई ट्रांसफर के थ्रू करोगे, यानी अदर देन कैश करोगे, तो उसी केस में वो आप उसको क्या कर सकते हो, उसका बेनिफिट इनकम टैक्स में ले पाओगे। ठीक है। तो आपकी सारी चीज कवर हो गई, और इसी तरीके से आपका सेक्शन 35 AD यहाँ पे पूरा होता है। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आ रही होंगी। अगर क्लास पसंद आ रही है तो हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि हम और भी ऐसी वीडियोस आपके लिए लाते रहें। मिलते हैं अगले ही ऐसे लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।